आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं और नीरज जब प्रतापगढ़ स्टेशन पहुंचे तो मैंने देखा कि पद्मावत एक्सप्रेस प्लेटफार्म 1 पर लगी हुई है। चूँकि हमें इस ट्रेन से जाना था और वो भी जनरल क्लास से, इसलिए हमने फटाफट जनरल की टिकट ली और जल्दी से चढ़ गए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि अभी बोगी में काफ़ी सीट्स खाली ही थी। फिर तकरीबन 5:45 पर ट्रेन खुली और हमारा दिल्ली का 666 किलोमीटर का लंबा सफ़र शुरू हो गया। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। विंडो वाली सीट का तो मज़ा ही अलग था और नीरज अपने मोबाइल फ़ोन पर बिजी हो गया था, तो वहीं मैं खिड़की से बाहर के नज़ारे इंजॉय कर रहा था। फिर जब शाम के तकरीबन 6:45 के आसपास ट्रेन गौरीगंज स्टेशन पहुंची तो वहां 2 मिनट के लिए रुकी और मैं भी समोसे लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतर गया। फिर जब मैं समोसे लेकर वापस से ट्रेन में चढ़ा तो मैंने देखा कि अब मेरी सीट पर कोई लड़की बैठी हुई है। अभी मैं उस लड़की को अपनी सीट से उठने के लिए कहने ही वाला था कि वो एकदम से मेरी तरफ पलटी और जब मुझे उसके चेहरे का दीदार हुआ तो उस लड़की को देखकर मेरे लफ्ज़ दिल में ही रह गए और मैं वहीं पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अभी मैं उस लड़की की तरफ देख ही रहा था कि तभी नीरज का मोबाइल से ध्यान हटा और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। उसने पाया कि मैं उस लड़की को एकटक घूर रहा हूँ। उस लड़की को जैसे ही मैं घूर रहा था तभी नीरज ने मुझसे कहा, अरे भाई कहाँ खो गए हो? मैंने नीरज से कहा कि अरे कहीं नहीं यार, बस ऐसे ही। फिर नीरज ने कहा कि मैं समझ रहा हूँ क्या चल रहा है। फिर मैंने नीरज से कहा कि भाई तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं वहाँ पर बैठ जाता हूँ। फिर मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया तो उस लड़की का दुपट्टा मेरे सिर पर आ रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी उस लड़की ने कहा कि तुम दिल्ली जा रहे हो क्या? फिर मैंने उस लड़की से कहा कि हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और तुम कहाँ पर जा रही हो? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, जहाँ पर तुम लेके चलो। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि चलो मेरे साथ दिल्ली चलो। फिर वो लड़की उठकर गेट की तरफ जाने लगी। तभी उस लड़की ने मुझे अपनी आंखों से इशारा करते हुए बुलाया। फिर मैं उस लड़की के पीछे गया तो मैंने देखा कि गेट पर कोई नहीं था। फिर मैं उस लड़की को ढूंढने लगा पर वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। मैं गेट के पास खड़ा था तभी मुझे वो लड़की हवा में चलती हुई दिखाई दी और ये देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। तभी मैंने अपनी आंखों को मीजा तो सामने कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और हाथ रखते मैं ज़ोर से डर गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहीं थी। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार, और तुम कहाँ पर गायब हो गई थी? जिस पर उस लड़की ने बोला कि मैं तो यहीं पर थी, पर तुम ही कहीं गायब थे। फिर हम दोनों वहीं पर जाकर बैठ गए, पर मुझे वो बात खाई जा रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये लड़की हवा में चल रही थी। मैं उस लड़की से ये बात बोलने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। फिर मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा और वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी कि तभी उस लड़की ने बोला कि अब मेरा स्टेशन आने वाला है। फिर वो लड़की गेट की तरफ जाने लगी, मुझे इशारा करते हुए। उस लड़की के इशारे में कोई जादू था जो मैं उस लड़की की तरफ खिंचा जा रहा था। फिर मैं उस लड़की के पास गया तभी ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर जाकर रुक गई तो मैंने देखा कि वो लड़की ट्रेन से नीचे उतरने जा रही थी। फिर मैंने उस लड़की से कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर वो लड़की मुस्कुराते बोली, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर पर कोई नहीं रहता। ये बात सुनकर तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि ठीक है चलते हैं, आज तुम्हारे घर पर ही रुक जाता हूँ। फिर मैं भी उस लड़की के साथ उसी स्टेशन पर उतर गया तो मैंने देखा कि वो स्टेशन अजीब तरह का दिख रहा था। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? जिस पर उस लड़की ने कहा कि ये छलावा रेलवे स्टेशन है। तभी मेरी नज़र रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर पड़ी, पर उस बोर्ड पर जो लिखा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो लड़की स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगी और फिर मैंने उस लड़की से कहा कि अभी रात के 12 बज रहे हैं, अब यहाँ से कैसे चलेंगे? जिस पर उस लड़की ने बोला कि यहीं पास में ही मेरा घर है। फिर हम दोनों आपस में बात करते हुए जाने लगे। तभी मुझे एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई दी तो वो बूढ़ी औरत मुझे कुछ कहना चाह रही थी और अपने हाथ से इशारा कर रही थी। तभी उस लड़की ने मेरे हाथ को पकड़कर बोला, बस अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। पर मेरा उस बूढ़ी औरत से ध्यान ही नहीं हट रहा था आखिर वो बूढ़ी औरत कहना क्या चाह रही थी। फिर मैंने उस लड़की को कहा कि मुझे भी इस पल का इंतज़ार था। तभी मुझे एक घर दिखाई पड़ा तो उस लड़की ने कहा कि यही है मेरा घर। पर उस घर के आसपास कोई भी घर नहीं था, जो एक हैरान कर देने वाली बात थी। फिर हम दोनों घर के अंदर गए तो मैंने देखा कि घर तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने उस लड़की से कहा,
तुम्हारी ही तरह तुम्हारा घर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इतना कहने के बाद फिर मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। फिर वो लड़की रूम के अंदर चली गई और तभी मुझे शावर चलने की आवाज़ आई। तो मैं ये आवाज़ सुनकर उस लड़की की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे किसी की आवाज़ आई। तो मैं उस रूम की तरफ गया जिधर से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा कि रूम के अंदर 6-7 लड़के मेरे जैसे थे और वो भी मरे हुए थे। ये देखकर मैं बुरी तरह से डर गया और जैसे ही मैं रूम से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। फिर मैंने दरवाजे को खोलने की बहुत ही कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं खुला। अब मुझे समझ में आ गया कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक डायन है। तभी तो वो बूढ़ी औरत मुझे इशारा कर रही थी पर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं अपना फ़ोन निकालकर नीरज को फ़ोन ही कर रहा था कि तभी एक लड़के की डेड बॉडी ने उड़ते हुए मेरे हाथ से फ़ोन लेकर खा लिया। और ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी उस लड़के की डेड बॉडी के अंदर मेरा फ़ोन बजने लगा। तभी उस लड़की ने मुझे आवाज़ देते हुए बोला, अरे राजा बाबू कहाँ पर हो, अब इंतज़ार नहीं होता। मैंने उस आवाज़ को सुनते हुए दरवाजे के एक छोटे से हॉल में उस लड़की की तरफ देखा तो मैं देखकर दंग रह गया। अभी जब मैं घर के अंदर आया तो घर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था पर अब वही घर बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था। और साथ ही अब वो लड़की भी एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गई थी। कभी वो लड़की जवान हो जाती तो कभी वो बूढ़ी औरत बन जाती और मुझे ही बुलाई जा रही थी। मैं डरा सहमा दीवार के दूसरी तरफ जाकर बैठ गया और मैं यही सोच रहा था कि अब इस डायन से कैसे पीछा छुड़ाऊं। तभी मुझे उसी कमरे के अंदर एक कुर्सी के नीचे एक मोबाइल गिरा हुआ दिखा जिसे मैंने जाकर एकदम से उठा लिया। तो मैंने देखा कि वो फ़ोन तो ऑन था। मैं अभी नीरज के पास फ़ोन ही करने जा रहा था कि तभी मुझे ध्यान आया कि कहीं फिर से वो डेड बॉडी इस फ़ोन को ना निगल ले। फिर मैंने उन सभी बॉडियों को एक रस्सी में बांधकर खिड़की से बांध दिया और उन डेड बॉडियों को बांधने के बाद मैं नीरज के पास फ़ोन करने लगा। जब मैंने फ़ोन किया तो नीरज का फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। तभी उस बॉडी में से एक बॉडी मेरी तरफ आने की कोशिश कर रही थी पर वो आ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने उन सभी बॉडियों को खिड़की से जो बांधा था। जैसे ही मैंने फ़ोन को कट किया तो वो बॉडी वहीं पर रुक गई और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं इस डायन से पीछा कैसे छुड़ाऊं। तभी वो लड़की दरवाजे के पास आई तो दरवाजे को खटखटाने लगी। फिर मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और वो मुझे बाहर बुला रही थी पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उस लड़की ने कहा कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है और वो लड़की दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटे जा रही थी। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं उस खिड़की के पास पहुंच जाऊंगा तो मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ। फिर मैंने उन सभी बॉडियों को एक के ऊपर एक करके फिर उसके ऊपर कुर्सी को रखकर उस खिड़की के पास पहुँच गया। तभी उस लड़की ने कहा कि अब तुम्हारा मरना निश्चित है। फिर मैं उस खिड़की से बाहर निकल गया तो मैं उस रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगा पर रात के इस अंधेरे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। फिर मैंने नीरज के पास फ़ोन किया पर नीरज ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी वो लड़की हवा में मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। फिर मैं वहीं पर झाड़ी के पीछे छिप गया। उसे देखकर मेरे पसीने निकल रहे थे और यही सोच रहा था कि यहाँ से कैसे निकलूँ। तभी मुझे याद आया कि शायद वो बूढ़ी औरत मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद कर सकती है। फिर मैं उस औरत को ढूंढने लगा। मैं उस बूढ़ी औरत को ढूंढते ढूंढते थक गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और वहीं पर आराम करने लगा। तभी मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं वहीं पर सो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने मोबाइल में समय देखा तो समय वहीं पर थमा हुआ था, यानी कि सुबह ही नहीं हो रही थी। अब मैं फिर से उसी बूढ़ी औरत को ढूंढने में लगा था और मैं अभी उस बूढ़ी औरत को ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी और उस लड़की को देखकर मैं वहीं पर छिप गया। पर इस बार वो लड़की मेरे जैसे एक लड़के के साथ जा रही थी। तभी उस लड़के का फ़ोन नीचे गिरा तो वो लड़का फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुका तो उसने फ़ोन को ऑन किया तो उस फ़ोन की रोशनी से उस लड़के की मुझे शक्ल दिखाई दी, जिसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। दरअसल दोस्तों वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि मेरा दोस्त नीरज ही था जो किसी तरह इस डायन के झांसे में आ गया था। फिर मैंने नीरज को आवाज़ दी तो नीरज पीछे की तरफ देखने लगा, जिस पर नीरज ने उस लड़की से कहा कि कोई मुझे बुला रहा है। तभी उस लड़की ने नीरज से कहा कि तुम्हें यहाँ पर कौन बुलाएगा। फिर नीरज ने सोचा कि शायद ही मेरा वहम है। फिर वो दोनों उस घर की तरफ जाने लगे तो मैं उन दोनों का पीछा करते हुए उस घर की तरफ पहुंचा। मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस घर में जाऊं, पर क्या करूं, नीरज की जान भी खतरे में थी। फिर मैं उस घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है।
मेरे दिल की धड़कनें अब काफ़ी तेज हो गई थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर मैं हल्के हाथ से दरवाजे को खोलने लगा और अभी मैंने थोड़ा दरवाजा खोला ही था कि तभी मुझे वो ही लड़की नीरज के पास बैठी दिखी, जो नीरज के साथ एक कप में कुछ पी रही थी। तभी मेरी नज़र उस कप पर गई, जिसे देखकर मैं डर गया, क्योंकि नीरज का कप खून से भरा था और नीरज उस खून को ऐसे पी रहा था कि जैसे कोई चाय या कॉफ़ी पी रहा हो। फिर वो लड़की रूम के अंदर जाने लगी और जैसी वो लड़की रूम के अंदर गई तो मैं दरवाजे से अंदर की ओर दबे पाँव गया। जैसे मैं नीरज को बुलाने वाला था कि तभी मेरी नज़र नीरज के पैर पर गया तो मैंने देखा कि नीरज का पैर पीछे था और ये देखकर मैं वहीं पर थम गया। फिर मैं दबे पाँव ही उस घर से बाहर आने लगा। तभी मेरा हाथ एक गुलदस्ते से टकराया और वो गुलदस्ता वहीं पर गिर गया। फिर मैं वहीं पर एक टेबल के पीछे जाकर छिप गया और उस आवाज़ को सुनकर नीरज के भेष में बैठे भूत ने देखा और वो मेरी तरफ आने लगा। तभी उस लड़की ने बोला कि क्या हुआ, जिस पर नीरज ने कहा कि कुछ नहीं, और वो दरवाजे को बंद करके उस लड़की की तरफ जाने लगा। तभी उस लड़की ने बोला कि वो लड़का शायद नहीं आएगा और आज ताज़ा खून भी पीने को नहीं मिलेगा। इतना सुनने के बाद दोस्तों मैं दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर उस घर से बाहर आ गया और मैं वहाँ से भागते भागते किसी से जा टकराया। फिर मैं वहीं पर गिर पड़ा। मुझे लगा कि कहीं वो भूत तो नहीं है। फिर मैंने बोला कि मुझे मत मारो। तभी उस बूढ़ी औरत ने बोला कि चुप हो जाओ, नहीं तो वो दोनों आ जाएंगे। फिर मैंने उठकर देखा तो वही बूढ़ी औरत थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। फिर मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। तभी उस बूढ़ी औरत ने बोला कि चलो मेरे साथ। फिर मैं उस बूढ़ी औरत के साथ गया तो वो बूढ़ी औरत उसी बरगद के पेड़ के पास ले गई और जब मैं उस लड़की के साथ आ रहा था तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम यहाँ पर सेफ हो, इस पेड़ के पास रहोगे तो वो दोनों तुम्हें कभी भी नहीं देख सकते। फिर मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ, जिस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जब वो दोनों यहाँ से होते हुए उस स्टेशन की तरफ जाएंगे तो तुम भी उन दोनों के पीछे पीछे उस स्टेशन पर चले जाना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। जब वो दोनों ट्रेन के अंदर चले जाए तो तुम भी ट्रेन के अंदर चढ़ जाना और तुम इस छलावा की दुनिया से अपनी दुनिया में चले जाओगे। दोस्तों जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने बताया था मैंने वैसा ही किया और मैं ट्रेन के अंदर चढ़ गया तो मैंने पाया कि मैं उसी विंडो सीट पर बैठा हूँ और नीरज मोबाइल चला रहा है। दोस्तों इस छलावे भरी दुनिया से मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उस वक्त मेरा रोम रोम काँप रहा था और ट्रेन का वो भूतिया सफ़र मेरी ज़िंदगी का यादगार सफ़र बन गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।